भूसन्नति। भूसन्नतियाँ लंबे संकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है। मूर्धार या वलित पर्वतों की व्याख्या के क्रम में भूसन्नति संकल्पना का विकास हुआ। हाल व डाना ने इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया, परंतु एक सिद्धांत के रूप में इस संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम हॉग द्वारा किया गया। भूसन्नतियों का पर्वत निर्माण से संबंध होने के कारण कोबर ने इसे पर्वतों का पालना भी कहा। है एवं पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत दिया। कोबर के अनुसार टेथिस भूसन्नति के अवसादों के वलन से हिमालय पर्वत की श्रेणियों का निर्माण हुआ है। अब ये पठार, ये पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं तथा पृथ्वी के 1/3 भाग पर अपना विस्तार रखते हैं। पठार वह उच्च भूमि है जिसका कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा तथा खड़े ढाल वाला हो। इसका शिखर या ऊपरी भाग सपाट व चपटा होता है। पठार के निर्धारण में ऊंचाई से अधिक महत्व इसके शिखर का चपटा होना है। पठारों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो है अंतर पर्वतीय पठार। चलिए इसको पहले इसको पढ़ लेते हैं। सागर तल, जल स्थल, अवतलन स्थल, अवसादनीकरण। ये मान लीजिए ये सागर तल है, ठीक है, ये स्थल है और ये जो है अवसादीकरण हो रहा है तो यहाँ पे जमा होता है, ठीक। ये अवतलन है, ये नीचे का भाग जो है। पर्वत निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। एक सिद्धांत है पर्वत निर्माणक भूसन्नत सिद्धांत जो कि कोबर ने दिया था, और तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्री से संबंधित है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिल्ली से संबंधित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर से संबंधित है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स से, और रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली से। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस और मैकेंजी पार्कर मॉर्गन से संबंधित है। चलिए तो पठारों के वर्गीकरण में सबसे पहले जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है वर्गीकरण को देखते हैं। तो पहला है अंतर पर्वतीय पठार। ये पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। भूपटल के सर्वोच्च, अधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। बोलिविया व पेरू के पठार, एशिया माइनर का पठार, तुर्की कोलंबिया का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको का पठार इसी के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार 5100 मीटर ऊंचा। इस प्रकार के पठार का सर्वप्रमुख उदाहरण है जो उत्तर में कुनलून व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। दूसरा गिरिपद पठार। पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद या पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। ये एक ओर उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं तथा दूसरी ओर ये सागर या मैदान से घिरे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिडमांट पठार व दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया पठार इस प्रकार के पठार का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। गुंबदाकार पठार। भूपटल में वलन की क्रिया द्वारा गुंबदनुमा उत्थान के कारण इस प्रकार के पठार बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार। भारत का छोटा नागपुर पठार, रामगढ़ पठार इसी के उदाहरण हैं। चौथा महाद्वीपीय पठार। ये प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागरीय तटों या मैदानों से घिरे होते हैं। इनकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने या लावा के अपरिमित निक्षेप से होती है। इन पठारों को सील्ड भी कहा जाता है। साइबेरिया सील्ड, बाल्टिक या फेनोस्कैंडिये सील्ड, लॉरेंसियन या
कनाडियन सीड तथा ब्राज़ील सीड इसी प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पठार ज्वालामुखी के निःसृत लावा के जमाव के कारण बने सपाट विस्तृत भूभाग को ज्वालामुखी पठार कहते हैं। दरारी उद्भेदन इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। भारत में दक्कन का लावा पठार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया स्नैक पठार लावा निर्मित पठार के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अपर्दन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तरुण पठार, जिस पर अपर्दन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो पठार व इदाहो पठार इसके उदाहरण हैं। प्रौढ़ पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पठार परिपक्व पठार का श्रेष्ठ उदाहरण है। जीर्ण पठार, जहाँ अत्यधिक अपर्दन के कारण पठार के उच्चावच घिसकर प्रायः समाप्त हो जाते हैं तथा पठार एक पेनीप्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण मध्य रांची का पठार। पुनर्युवनित पठार, यदि कोई पठार जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद पुनः उभार के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले तो इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिजोरी पठार व रांची का पाट पठार इसका उत्तम उदाहरण है। प्रमुख पठार व इनकी स्थिति। एशिया माइनर तुर्की, अनातोलिया का पठार तुर्की, मिसिटक पठार आइबेरिया प्रायद्वीप, चियापास पठार दक्षिणी मैक्सिको, अलास्का यूक्रान पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलोराडो पठार अमेरिका, ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड। मैदान, ये पृथ्वी के धरातल पर द्वितीय क्रम के सबसे सरल उच्चावच तथा अपेक्षाकृत समतल व निम्न भूभाग हैं। अत्यधिक न्यून ढाल होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह मंद पड़ जाता है। कुछ विशेष प्रकार के मैदान निम्न हैं। पहला, पटल विरूपणी मैदान। पर्वत निर्माण के समय भूसन्नतियों के किनारों पर वलन पड़ने से बीच के भाग अप्रवाहित रह जाते हैं तथा कभी कभी मैदानों के रूप में इनका विकास हो जाता है, जैसे कार्पेथियन व डिनोरिक आल्प्स पर्वतों के बीच स्थित हंगरी का मैदान। समप्राय मैदान, जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग एक समप्राय मैदान में बदल जाता है। यद्यपि इसमें कहीं कहीं कुछ कठोर शैल मोनेड नॉक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग, रूस का पर्वतीय मैदान, भारत का अरावली क्षेत्र आदि। हिमानी निर्मित मैदान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन के मैदानी भागों की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया से मानी जाती है। कार्स्ट मैदान, चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के प्रभावी अपर्दन व घुलनशीलता से संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कार्स्ट मैदान की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के समीप कार्स्ट मैदान। जलोढ़ मैदान, इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमाव से होता है। ये विस्तृत क्षेत्रों में फैले उपजाऊ मैदान होते हैं तथा इन पर जनसंख्या का सघन बसाव होता है। विश्व के अधिकतर मैदान इसी प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, हुआंगहो और यात्सिक्यांग का मैदान चीन, नील नदी का मैदान मिस्र, मिसिसिपी का मैदान अमेरिका, वोल्गा तथा डेन्यूब का मैदान। लोएस मैदान, ऐसे मैदानों का निर्माण पवन द्वारा उड़ा कर लाए गए बालू, रेत आदि के निक्षेपण से होता है। इन मैदानों में परतों का सर्वथा अभाव होता है, परंतु पारगम्यता अधिक होती है। इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है। उत्तरी चीन, तुर्कमेनिस्तान, मिसिसिपी आदि क्षेत्रों में ऐसे मैदान मिलते हैं। लावा मैदान, इस प्रकार के मैदान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा व अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है। खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण ऐसे मैदान अत्यधिक उपजाऊ होते हैं।
भारत में दक्कन का लावा पठार एवं इंडोनेशिया के जावा द्वीप में लावा मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मरुस्थल मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग हैं। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में जहाँ वायु उतरती है व तापीय प्रतिलोमन की स्थिति मिलती है। महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूर भी इसकी उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि आंतरिक भागों में बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठंडी महासागरीय धाराएं भी इनके निर्माण के उत्तरदायी कारक हैं। कालाहारी, पैटागोनिया व अटाकामा इसके उदाहरण हैं। मानचित्र में विश्व के उष्ण व शीतोष्ण मरुस्थलों को दिखाया गया है। साथ ही इसमें उन महत्वपूर्ण समुद्री धाराओं को भी दर्शाया गया है जो मरुस्थल निर्माण के कारक हैं। मरुस्थल मरुस्थल चट्टानी, पथरीला या रेतीला तीनों प्रकार के हो सकते हैं। सहारा का हमद मरुस्थल, अल्जीरिया के रेग एवं लीबिया व मिस्र के सेरीर मरुस्थल तथा सहारा क्षेत्र के एर्ग मरुस्थल क्रमशः चट्टानी, पथरीले या रेतीले मरुस्थल के उदाहरण हैं। प्रमुख मरुस्थल व उनकी स्थिति। तो सबसे पहला जो है सहारा, लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल, ये उत्तरी अफ्रीका में है। बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्जन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया में है ये। और नाफूद हमद, रब अल खाली, ये सऊदी अरब का है। गोबी मंगोलिया व चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। तकला मकान सिक्यान प्रांत चीन में है। सोनोरॉन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है। और नामीबिया में है। काराकूम तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल भारत में है। उत्तर पश्चिमी भारत व पाकिस्तान में है। सोमाली मरुभूमि सोमालिया में। अटाकामा उत्तरी चिली में। काइजिल कुम उज्बेकिस्तान में। दस्ते लुत पूर्वी ईरान में। दस्ते कबीर दक्षिणी ईरान में। मोजावे या मोहावी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेचुरा या सियरे नेवादा ये अमेरिका में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। विवर्तनिक द्वीप ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने तथा महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से होता है। अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडीज तथा प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। निक्षेप मूलक द्वीप धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों और सागरीय लहरों के द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेपण से इन द्वीपों का निर्माण होता है। अपर्दन मूलक द्वीप मुलायम चट्टानों पर अपर्दन कार्य शीघ्रता से होते हैं, परंतु कहीं कहीं कठोर चट्टान बचे रह जाते हैं, जिसके चारों ओर जल भर जाने से ऐसे द्वीप बनते हैं। ग्रीनलैंड हिमानियों के अपर्दन से बने द्वीप का उदाहरण है। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड 21,75,600 वर्ग किमी है। न्यू गिनी 7,85,753 वर्ग किमी है। और बोर्नियो का 7,48,168 वर्ग किमी। मेडागास्कर 5,87,713 वर्ग किमी। बैफिन 8,03,944 वर्ग किमी। सुमागा 4,43,666 वर्ग किमी। होंसू 2,25,800 वर्ग किमी। ग्रेट ब्रिटेन 2,18,986 वर्ग किमी। विक्टोरिया 2,17,290 वर्ग किमी। एलेसमर 1,83,965 वर्ग किमी। ज्वालामुखी द्वीप
महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाला लावा का निक्षेप कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि यह बढ़कर समुद्री जल की सतह से ऊपर आ जाता है तथा द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे द्वीप मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अधिक मिलते हैं। हवाई एवं एल्यूशियन द्वीप ऐसे ही द्वीपों के उदाहरण हैं। प्रवाल द्वीप उष्णकटिबंधीय सागरों में महाद्वीपीय मग्न तटों पर मृत मूंगा के जमाव से भी द्वीपों का निर्माण होता है। हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप, मालदीव व अटलांटिक महासागर स्थित बरमूला द्वीप ऐसे ही प्रवाल द्वीप हैं। जल संधियाँ जल संधियाँ दो भिन्न जलराशियों को जोड़ती हैं तथा दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। इनका व्यापारिक व सामरिक महत्व होता है। इस संदर्भ में जिब्राल्टर व मलक्का जल संधियों का उदाहरण लिया जा सकता है। बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अल मंडेब। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन सी जल संधियाँ किनको जोड़ती हैं। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, सबसे पहला जो है मलक्का जल संधि। यह अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। स्थित है इंडोनेशिया और मलेशिया में। पाक जल संधि पाक खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी में भारत श्रीलंका को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर में इंडोनेशिया को जोड़ती है। इंडोनेशिया में है। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। ये मैक्सिको क्यूबा में है। मेसिना जल संधि ये भूमध्य सागर है। इटली और सिसिली में स्थित है। भूमध्य सागर पर बना हुआ है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है। इटली और अल्बानिया में है। बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। यमन जिबूती में है। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में है है। न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप में है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर पे है। मोजाम्बिक मालगासी। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आयरलैंड और इंग्लैंड में है। टॉरिस जल संधि आराफूरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थिति है इसकी। बास जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में स्थिति है इसकी। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चकुची सागर में है, मतलब स्थित ये जल संधियाँ जोड़ती है इनको। अलास्का रूस में है। बोनी फैसियो भूमध्य सागर को जोड़ में पर है। कोर्सिको और सार्डिनिया में स्थिति है ये। बास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। तुर्की में है ये। डर्डिन लीज जल संधि मरमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। तुर्की में है ये। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड और कनाडा में है ये। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड में है ये। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लैंड और फ्रांस में है ये। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा में है ये। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये ओमान और ईरान में है ये। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये कनाडा में है ये। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये स्पेन और मोरक्को में है ये। मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये चिली में है ये। मक्का सागर जल संधि जावा सागर एवं सेलिबीस सागर को जोड़ती है। ये इंडोनेशिया में है ये। शुंगारू जल संधि ये जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये जापान होक्काइडो होन्शु द्वीप पर है ये। तातार जल संधि जापान सागर एवं ओखत्स्क सागर को जोड़ती है। ये रूस पूर्वी रूस में है ये। सखालिन द्वीप पर। फोवेक्स जल संधि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर पर है ये। न्यूजीलैंड में है ये।
मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ये चीन ताइवान में ये बास्पोरस व टॉरिस जल संधियाँ महाद्वीपीय विभाजक हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। शुंगारू व डोवर जैसी जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला रेल सुरंग भी बिछाया गया है। बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। झील तिथि रेखा गुजरती है। झील पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग झील कहते हैं। यह भूतल पर विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों के विभिन्न प्रकार एवं उनके उदाहरण। पहला भूकंपकृत या अभिनत झील, स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील, भ्रंश दरारी झील, मृत सागर टांगनिका और बैकाल। तीसरा क्रेटर झील, बोलीविया की टिटिकाका झील, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर झील, इटली का एवर्नन झील, भारत का लोनार झील। हिमानी झीलें नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली व कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलें। झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बैकाल रूस विश्व की सबसे गहरी झील है। ओनेगा व लैडोगा रूस की अन्य महत्वपूर्ण झील हैं। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की एवं लेक चाड कैमरून, नाइजीरिया व नाइजर की महत्वपूर्ण झील है। ओनकॉल युगांडा एवं हाइश्वान मिस्र मानव निर्मित झील है। पेरू व बोलीविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। भारत की सबसे ऊंची झील देवताल है जो गढ़वाल हिमालय पर 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मृत सागर विश्व की सबसे नीची झील है। इसकी तली सागर तल से 1412 फीट नीचे है। तुर्की के वान झील में सर्वाधिक लवणता 330% पाई जाती है। इसके बाद जॉर्डन के मृत सागर में 238% एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक में 220% का स्थान आता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल व वोल्गा जैसी नदियां गिरती हैं, अतः यहाँ लवणता कम है, परंतु इसके दक्षिणी भाग में स्थित काराबुगास की खाड़ी में 140% लवणता मिलती है। अरल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है। इसमें अमू दरिया व सर दरिया नदियां गिरती हैं। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। न्यासा या मलावी झील तंजानिया, मलावी व मोजाम्बिक की सीमा बनाती है। टांगनिका जायरे, तंजानिया व जाम्बिया की सीमा बनाती है। ग्रेट स्लैव, ग्रेट वियर, रेनडियर, विनिपेग व अथावास्का झीलें कनाडा में हैं। अथावास्का, ग्रेट स्लैव, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग व अथावास्का झीलें कनाडा में हैं। अथावास्का झील के निकट ही यूरेनियम सिटी है। ग्रेट बियर झील के निकट पोर्ट रेडियम है, जबकि ग्रेट स्लैव झील के तटवर्ती भाग में एलोनाइफ सिटी है। नदियों का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र एक दीर्घकाल में जलधारा के उत्पत्ति व विकास को बतलाता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का तात्पर्य जलधारा की स्थानिक व्यवस्था से है, जो चट्टानों की भूगर्भिक संरचना, अनाच्छादनात्मक इतिहास एवं जलवायु दशाओं के द्वारा निर्धारित होता है। नदियों को अपवाह तंत्र के अनुसार दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रमवर्ती नदियाँ। इस तरह की नदियाँ किसी क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है तथा भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित होती है।
उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो व ईरी शामिल है। यह अपने परिवहन व औद्योगिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी व ओंटारियो झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा बनाते हैं। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। लोपनोर झील चीन, यहीं पर चीन का आणविक परीक्षण संस्थान है। जैसे अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती व नवानुवर्ती सरिता। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्भव होता है, जो क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहती है। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदी कहलाती हैं। प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में बहने वाली नदी को प्रत्यानुवर्ती नदी तथा प्रवाह नदी के अनुरूप बहने वाली दिशा को नवानुवर्ती नदी कहते हैं। ये दोनों परवर्ती नदियों से लगभग समकोण पर आकर मिलती हैं। नवानुवर्ती नदी का विकास द्वितीय अपरदन चक्र के दौरान होता है। ये अपवाही प्रणाली देखिए, वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, केंद्र त्यागी प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप, अपकेंद्री या अरीय प्रतिरूप, वलयाकार प्रतिरूप, केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप, मतलब इस तरह की जो है अपवाह प्रणाली है। नदियाँ मतलब इसी तरह से जाती हैं। अक्रमवर्ती नदियाँ, ये नदियाँ प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं, जैसे पूर्ववर्ती और अध्यारोपित नदियाँ। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ पूर्ववर्ती नदियाँ अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं, वहीं अध्यारोपित नदियाँ ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में भी करती हैं, चाहे वह किसी प्रकार की संरचना क्यों न हो। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियों के, जबकि सोन, चंबल, स्वर्णरेखा, बनास आदि अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, इसका विकास प्रधान अनुवर्ती नदी तथा उसकी सहायक परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती नदियों के प्रवाह जाल द्वारा होता है। अपलेशियन एवं पूर्वी सिंहभूमि के पुराने मोड़दार पर्वतों पर जालीनुमा नदियों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप में भी सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है, किंतु इसमें नदियों के मिलने के स्थान का कोण चट्टान की संधियों के द्वारा निर्धारित होता है। वृक्षाकार प्रतिरूप, इसका विकास प्रमुख रूप से ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े तथा सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह देखने पर वृक्ष के तने तथा शाखाओं के समान लगता है। छोटा नागपुर पठार पर नदियों का यह प्रतिरूप अधिक मिलता है। अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप, इस प्रतिरूप में नदियां किसी उच्च स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। अमरकंटक, पारसनाथ पहाड़ी तथा माउंट आबू की नदियों का प्रतिरूप ऐसा ही है। अभिकेंद्रीय या केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के ठीक विपरीत इस प्रतिरूप में नदियां चारों ओर के ऊंचे स्थान से निकलकर मध्य की नीची भूमि, झील या आंतरिक सागर में पहुंचती हैं। तिब्बत व लद्दाख की नदियां इसका उदाहरण हैं। छठा, वलयाकार प्रतिरूप, इस तरह के अपवाह प्रतिरूप में नदियां प्रौढ़ व घर्षित गुंबदीय पर्वतों से निकलकर उनकी परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती हैं। मुंगेर की मणिकारी पहाड़ में किऊल नदी इसका उदाहरण है।
समानांतर प्रतिरूप, इसके अंतर्गत कई नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इस तरह का प्रतिरूप तटीय मैदानों पर अधिक होता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में इस अपवाह प्रतिरूप का अच्छा विकास हुआ है। विश्व की प्रमुख नदियाँ। नील नदी। विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आस्वान बांध व नासिर झील इसी पर स्थित है। अमेज़न आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी मिजोरी नदी, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे, यह संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूबर बांध इसी नदी पर स्थित है। राइन, यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। डेन्यूब नदी, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियों बेलग्रेड यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा यानी कि स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी व वियना ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। वोल्गा नदी, वालदाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी नाम से भी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। कांगो जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी, दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी, यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। मेकांग नदी, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मरे डार्लिंग नदी, यह कोसियुस्को पर्वत से निकलती है एवं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। नदियों के और विस्तृत अध्ययन हेतु इस पुस्तक का विश्व का क्षेत्रीय भूगोल भाग देखें। ओके, अब नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 11 महासागरीय नीतल उच्चावच। 11वां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, महासागरीय नीतल उच्चावच। महासागर नीतल में स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता है। ध्वनि गंभीरता माप यंत्र यानी कि सोनार की मदद से समुद्री गहराइयों का परोक्ष रूप से मापन कर इसका मानचित्रण संभव हुआ है। सागरीय गहराई को मापने की ऊंचाई फैदम होती है। एक फैदम बराबर 6 फीट। उच्चता मिति वक्र के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कोसिना ने किया था। सामान्यतः महासागरीय नीतल को 4 मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान एवं महासागरीय गहरे नीतल मैदान। इनके अलावा अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण हैं कटक पहाड़ी समुद्री पर्वत, गुयाट समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, खाइयाँ, कैनियन गर्त विभंग क्षेत्र, अनेकों द्वीप, प्रवाल वलय, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि जलमग्न लक्षणों की विविधता को और बढ़ाते हैं।
विवर्तनिक ज्वालामुखी अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये सभी विविधताएं उत्पन्न हुई हैं। अधिक गहराई वाले भागों में विवर्तनिक व ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट। तट के समीपवर्ती उथले भाग को महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। इसमें मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए स्थलीय निक्षेप जमा होते हैं। इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक व गहराई 150 से 200 मीटर अथवा 100 फैदम तक होती है। इसकी औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर है, परंतु यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग चौड़ाई रखता है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जो पश्चिमी तट की चौड़ाई का 1/3 ही है। सामान्यतः पर्वतीय कटकों से युक्त तटवर्ती क्षेत्र अथवा सागरीय गर्तों के निकट इनकी चौड़ाई कम मिलती है। महाद्वीपीय निमग्न तट के उथले सागर मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र हैं। डॉगर बैंक, जाज बैंक आदि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। विश्व का 1/4 पेट्रोलियम व गैस यहीं से प्राप्त होता है। बालू व बजरी के भी ये विशाल भंडार हैं। सागरीय भाग के कुल 8.6% क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है। महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल वास्तव में महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा है। इसका ढाल खड़ा है औसतन 2 डिग्री से 5 डिग्री तक, जो महाद्वीपीय निमग्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ता है। महाद्वीपीय ढाल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है, परंतु कई बार यह 3600 मीटर प्रति मीटर से भी अधिक गहराई तक चली जाती है। यह समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर विस्तृत है। इन पर सागरीय निक्षेपों का अभाव मिलता है। यह महाद्वीपीय मग्न तट है, ये महाद्वीपीय ढाल है, ये सागरीय नीतल मैदान है, ये गुयाट है, ये कटक है, ये ज्वालामुखी है, ये गर्त है, ये केंद्रीय उद्गार है, मध्य महासागरीय कटक, और ये समुद्र तल है। महाद्वीपीय उत्थान। जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, वहीं मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत होती है। इनका ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक होता है और सामान्य उच्चावच काफ़ी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर महासागरीय नीतल मैदान में विलीन हो जाता है। महासागरीय नीतल मैदान। महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान के समान महासागरीय गहरे तल को नीतल मैदान कहते हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये महासागरीय क्षेत्र में लगभग 75.9% क्षेत्रों में विस्तृत है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की तुलना में अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार कम है, जिसका प्रमुख कारण अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय निमग्न तट का अधिक विस्तृत होना है। ये मैदान लगभग समतल है एवं इनकी ढाल प्रवणता 1:100 से भी कम है। इन पर स्थल जनित अवसाद व समुद्री जीवों के अस्थिपंजर दोनों मिलते हैं। सामान्यतः नीतल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है। इन समुद्री मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गुयाट, गर्त, खाई, विभंग क्षेत्र जैसी आकृतियां पाई जाती हैं। जलमग्न कटक। महासागरीय नीतल पर सैकड़ों किमी चौड़ी तथा सैकड़ों या हजारों किमी लंबी पर्वत श्रेणियां होती हैं तथा ये पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं।
जलमग्न पर्वत तंत्रों की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है, जो महासागरों के मध्य भाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये कटक मंद ढाल वाले पठार तथा तीव्र ढाल वाले पर्वत दोनों स्वरूपों में होते हैं। कहीं कहीं ये समुद्री जल स्तर से ऊपर उठकर द्वीप पर बन जाते हैं, जैसे एजोस द्वीप। इन विश्वव्यापी महासागरीय कटकों की व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। दो प्लेटों के अपसरण के कारण एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकलने से इन समुद्री कटकों का निर्माण हुआ है। अटलांटिक व हिंद महासागर में इन कटकों का अधिक विस्तार मिलता है। अधिकांशतः कटकों की लंबाई अधिक होती है तथा लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। उदाहरणतः मध्य अटलांटिक श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। उदाहरणतः मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है। नीतल पहाड़ियाँ। महासागरीय नीतल पर हजारों एकाकी नीतल पहाड़ियाँ समुद्री पर्वत या गुयाट हैं। वह जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नीतल से 1,000 मीटर से अधिक ऊपर हो समुद्री पर्वत कहा जाता है। सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को गुयाट कहते हैं। ये सभी आकृतियाँ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा इनका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। प्रशांत महासागर में समुद्री पर्वत और गुयाट अधिक पाए जाते हैं। यहाँ इनकी संख्या लगभग 10,000 है। जलमग्न खाइयाँ तथा गर्त, सबमरीन ट्रेंचेज एंड डीप्स। ये गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। सामान्यतः ये 5500 मीटर से भी अधिक गहरे हैं और महासागरों के नितल के छोर पर स्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति भी विवर्तनिक है एवं ये प्रायः वलित पर्वतों या द्वीपीय श्रृंखलाओं के समानांतर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर मिलते हैं। ये प्रशांत महासागर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त जैसे मेरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर जो है गहरा है, प्रशांत महासागर में है। टोंगा भी 10,882 मीटर है, ये भी प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ 10,500 मीटर है, प्रशांत महासागर में है, यानी कि मैरियाना, टोंगा और मिंडनाओ। प्यूर्टो रिको 8,380 मीटर है, ये अटलांटिक महासागर में है, पश्चिमी द्वीप समूह। अटाकामा 8,065 मीटर है, ये प्रशांत महासागर में है। रोम से 7,758 है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सुंडा 7,450 मीटर है, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर के पूर्वी व पश्चिमी छोरों पर खाइयों की एक लगभग श्रृंखला सी पाई जाती है। इनमें एल्यूसियन ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मिंडनाओ ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी छोर पर एवं अटाकामा व टोंगा ट्रेंच पूर्वी छोर पर स्थित है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। यह फिलीपींस में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निकट डायमेंटीना व इंडोनेशिया के जावा द्वीप के निकट सुंडा हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त हिंद महासागर में स्थित गर्त है। जलमग्न कैनियन महासागरीय नीतल पर स्थित गहरे गाज को जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये मुख्यतः महाद्वीपीय निमग्न तट, ढाल व एवं उत्थान तक ही सीमित है। अंत सागरीय कैनियन प्रायः तट के लंबवत बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाए जाते हैं। ये कंदराएं नदी द्वारा निर्मित युवावस्था की घाटियों के समान होती है, परंतु इनकी गहराई अधिक होती है। जो कंदराएं नदियों के मुहाने पर स्थित होती हैं वे अधिक लंबी होती हैं, परंतु उनका ढाल अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे कानगुक कैनियन, हडसन कैनियन,
अलास्का के पश्चिम में बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे कैनियन पाए जाते हैं। ये हैं बेरिंग, प्रिबिलॉफ, जेमचुक। यहाँ सागरीय कैनियनों की गहराई 1000 मीटर से 3000 मीटर तक भी मिलती है। हिंद महासागर में गंगा और सिंधु के मुहाने के पास भी कंदराएं मिलती हैं। यहाँ की सागरीय कंदराओं का निर्माण सोनोजोइक व क्वाटरनरी युग में हुआ है। भूसंचलन के कारण क्वाटरनरी युग की नदियों की घाटी के अवतलन तथा जलमग्न होने के कारण या प्लीस्टोसीन हिम युग में अपरदित घाटियों के निर्गमन व निमज्जन के फलस्वरूप इन कैनियनों का निर्माण हुआ माना जाता है। तट सोल भित्ति ये क्रमशः अपर्दन, निक्षेपण एवं जैविक प्रक्रियाओं से निर्मित होती है। तट समतल शीर्ष वाले उत्थान होते हैं और महाद्वीपों के किनारे स्थित होते हैं। ये प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र हैं, उदाहरणतः ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक। सोल जलमग्न उत्थान का विलग भाग है। यहाँ जल की गहराई कम होती है, इसीलिए ये नौसंचालन के लिए खतरनाक होते हैं। भित्ति का निर्माण जैविक निक्षेपों से जुड़ा हुआ है। प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः प्रशांत महासागर की विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यह ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह अन्य सभी महासागरों से अधिक गहरा एवं बड़ा है। तो ये देखिए प्रशांत महासागरीय बेसिन की स्थलाकृतिक लक्षण। ये प्रशांत महासागर है। इधर देखिए बेरिंग सागर, ये क्यूराइल गर्त है, ये अल्यूशियन गर्त है, ये जापान गर्त है, बेनिन गर्त है, ये मेंडोसिनो समुद्री कगार है, ये हवाईयन कटक है, मेरियाना ग्रंथ है, मिंडनाओ गर्त है, ये दक्षिणी चीन बेसिन है, कोरल सागर है, लॉर्ड होवे उभार है, तस्मान बेसिन है, दक्षिण पूर्व प्रशांत पठार है, कर्माडिक गर्त है, टोंगा गर्त है, पर्वत श्रृंखला है, ऑस्ट्रल समुद्री। यहाँ देखिए अल्बट्रास कार्डिलेरा है, प्रशांत अंटार्कटिक कटक है, चिली उभार देखिए, अटाकामा गर्त देखिए, ये विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है, ये अल्बट्रास पठार है। अधिकांश भागों की गहराई लगभग 7300 मीटर तक है। इसके चारों ओर की सीमाओं पर अनेक तटीय सागर और खाड़ियाँ हैं। इस विशाल महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं, परंतु इनका क्षेत्रफल काफ़ी कम है। ये मुख्य स्थलखंड से पृथक हुए भाग हैं। महासागरों के मध्य स्थित द्वीप प्रवाल तथा ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से निर्मित है। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे अधिक गहरा है। इस भाग में अधिक संख्या में खाइयाँ व द्वीप पाई जाती हैं, जिनकी उत्पत्ति का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। अल्यूशियन, क्यूराइल, जापान, बेनिन, मेरियाना कुछ महत्वपूर्ण गर्तें हैं, जिनकी गहराई 7000 मीटर से 11000 मीटर तक है। अधिकांश गर्त द्वीपीय क्षेत्रों के समीप मिलते हैं। मध्य भाग में अधिक संख्या में समुद्री पर्वत, गुयार्ट आदि मिलते हैं। प्रशांत के दक्षिण पश्चिम में विभिन्न प्रकार के द्वीप, तटीय सागर, महाद्वीपीय मग्न तट तथा जलमग्न गर्त हैं। दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में चौड़े जलमग्न कटक तथा पठार हैं। अटाकामा एवं टोंगा खाई भी यहीं स्थित है, जिसकी गहराई क्रमशः 8000 मीटर व 10,882 मीटर है। प्रशांत महासागर से संबद्ध प्रमुख तथ्य: द्वीप एवं द्वीप समूह जापान, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू आदि। इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, कालिमंतन, बोर्नियो, इरियन, सिलेबीज, मदुरा आदि। मेलानेशिया, सोलोमन, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, न्यू गिनी, हेब्राइड्स आदि। माइक्रोनेशिया, मार्शल एलिस, गिलबर्ट, कैरोलाइंस आदि। पोलिनेशिया, कुक सोसाइटी लाइन, हवाई, ताहती समोआ, टोंगा आदि। ताइवान,
हैनान, मकाओ, हांगकांग, न्यूजीलैंड आदि। अटलांटिक महासागर का नीतल उच्चावच। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इसके चारों ओर विभिन्न चौड़ाइयों वाला महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। अफ्रीका के तट के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है, किंतु उत्तर पूर्व अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटों के समीप इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर, विशेषकर उत्तरी भाग में, अनेक तटीय सागर हैं जो मग्न तटों पर स्थित है। उदाहरणतः हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर आदि। अटलांटिक महासागर का मुख्य आकर्षण मध्य अटलांटिक कटक है। यह एस अक्षर की आकृति बनाते हुए उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है तथा अटलांटिक को अपने दोनों ओर 2 गहरे बेसिनों में विभाजित करता है। यह कटक 14,000 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 4,000 मीटर ऊंचा है। इसकी उत्पत्ति का संबंध भी प्लेट विवर्तनिकी की रचनात्मक प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। कटक के दोनों ओर की ढालें बहुत ही मंद हैं। यद्यपि यह जलमग्न कटक है, परंतु इसकी अनेक चोटियां महासागरीय जल स्तर से ऊपर निकली हुई हैं। वास्तव में ये चोटियां ही मध्य अटलांटिक के द्वीप हैं। एजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप वर्डे द्वीप इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा बरमूडा जैसे कुछ प्रवाल द्वीप तथा असेंशन, त्रिस्ता दी कुन्हा, सेंट हेलेना और गुआ सरीखे अनेक ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। गर्त और द्रोणियाँ, जो कि विनाशात्मक प्लेट होने के कारण प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषताएं हैं। अटलांटिक महासागर में बहुत कम पाई जाती है। यहाँ उत्तरी केमन तथा पोर्ट रिको नामक 2 द्रोणियाँ एवं रोमांस और दक्षिणी सैंडविच नामक 2 गर्तें हैं। अटलांटिक महासागर से संबद्ध प्रमुख तट सीमांत सागर, कैरेबियन सागर, उत्तरीय सागर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, डेविस स्ट्रेट, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, बिस्के की खाड़ी आदि। द्वीप मडीरा, केनारी, सेंट हेलेना, फॉकलैंड, अजोर्स, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ट्रिनिदाद एवं टोबैगो, बरमूडा, केप वर्डे, जमैका, हैती, प्यूर्टो रिको, बहामा आदि। कटक, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विविल थॉम्सन कटक, टेलीग्राफिक पठार, वॉल्विस कटक आदि। बैंक, ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक, सेंट पियरी बैंक, डॉगर बैंक, सेविल द्वीप बैंक आदि। गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांस गर्त, केमन गर्त, सैंडविच गर्त, नेरेस गर्त आदि। हिंद महासागर का नीतल उच्चावच। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अंध महासागर, इसका उत्तरी किनारा बहुत ही कटा फटा, जिसकी औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर एवं नीतल पर असमानताएं भी कम हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ सामान्यतः गर्त नहीं मिलते। सुंडा गर्त व डायमेंटीना गर्त इसके अपवाद हैं। जावा द्वीप के दक्षिण व उसके समानांतर स्थित गर्त सुंडा गर्त है। डायमेंटीना गर्त दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन में स्थित है, जो कि सुंडा गर्त से भी गहरा है। हिंद महासागर के नीतल पर अनेक चौड़े जलमग्न कटक हैं। अटलांटिक महासागर की तरह इसमें भी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक लगातार एक जलमग्न कटक है, जो इस महासागर को लगभग 2 बराबर बेसिनों में विभक्त करता है। यह अटलांटिक कटक से चौड़ा है, परंतु समुद्री जल स्तर के उतने निकट तक नहीं पहुँचता। विभिन्न कटक हिंद महासागर को अनेक बेसिनों में बांटते हैं। हिंद महासागर में स्थित
अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए भाग हैं। उदाहरणतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर व जंजीबार आदि। भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप व मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस व यूनियन द्वीप महाज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत काफ़ी कम द्वीप हैं। हिंद महासागर से संबद्ध प्रमुख तथ्य: सीमांत सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान, कच्छ एवं खंभात की खाड़ी। प्रमुख द्वीप: मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, रीयूनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमोरो, मालदीव, सेशल्स, डियागो गार्सिया, कोकोस, अमरांटीज आदि। प्रमुख कटक: लक्षद्वीप चैगोस कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम कटक, कार्लसबर्ग कटक, सकोत्रा चैगोस कटक, सेशेल्स कटक, दक्षिणी मेडागास्कर कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक, क्रोजेट कटक, अंडमान निकोबार कटक। प्रमुख गर्त: सुंडा या जावा गर्त, मॉरिशस गर्त, ओब गर्त, डायमेंटीना गर्त, अमीरांटे गर्त आदि। अब हम लोग चैप्टर 12 का अध्ययन करेंगे। महासागरीय तरंग व धाराएं। महासागरीय तरंगें यह सागरीय जल में दोलनीय गति है जिसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। तरंग का ऊपरी भाग श्रृंग या शीर्ष या निचला भाग गर्त कहलाता है। प्रत्येक तरंग की एक विशेष लंबाई, ऊंचाई, वेग एवं तरंग आवर्तकाल होता है। दो क्रमिक श्रृंगों तथा गर्तों के मध्य की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, जबकि तरंगों के श्रृंग एवं गर्त के मध्य स्थित ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को तरंग उच्चता कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो क्रमिक तरंगों के बीच के समय को तरंग आवर्तकाल कहा जाता है। संचलन करते हुए तरंग का वेग तरंग दैर्घ्य व तरंग के आवर्तकाल का अनुपात होता है। महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति सामान्य रूप से महासागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण मानी जाती है। तरंगों की ऊंचाई पर पवन वेग, उसके प्रवाहित होने की अवधि तथा सागर के जलीय धरातल के विस्तार का प्रभाव रहता है। सागरीय जल की गहराई अधिक होने पर उच्च तरंगों का निर्माण होता है, जिनका वेग अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है। जब तरंगों की श्रृंखला तटवर्ती भागों में पहुंचती हैं तो उसे उथले जल क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, जिससे ये तरंगें क्रमशः दीर्घवृत्तीय होती जाती हैं, क्योंकि उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। उथले तट के पास उसके श्रृंग की ऊंचाई अचानक बढ़ती है तथा उसका अग्रढाल तीव्र हो जाता है। एक क्रांतिक बिंदु पर आकर तरंग रूप खंडित होकर विक्षुब्ध जल समूह में बदल जाता है, जिसे सर्फ यानी कि ब्रेकर या श्वास कहते हैं। तट से जिस दूरी पर तरंगों के श्रृंग टूटते हैं तथा सर्फ के रूप में बदलते हैं, उस दूरी से यदि तट के समानांतर रेखा खींची जाए तो उसे प्रतोड़न रेखा कहते हैं। विक्षुब्ध जल का तट की ओर संचालित भाग जल उद्धावन तथा समुद्र की ओर वापस लौटने वाले भाग पक्ष धावन कहलाता है। सर्फ द्वारा ही तटीय भागों में काट छांट होते हैं। सर्फ के निर्माण के पश्चात जब उसका विक्षुब्ध जल तटवर्ती भागों में समानांतर रूप से चलता है तो उसे वेलांचली धारा कहते हैं। सागरीय भूस्खलन व हिमस्खलन के कारण भी समुद्री तरंगें उत्पन्न होती हैं। सागरीय भूकंपीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली सुनामी तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं।
महासागरीय धाराओं के संचरण की इस सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जहाँ इनकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती हैं। महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण। ये देखिए महाद्वीप विषुवत रेखा, यहाँ से उत्तर पश्चिमी अपवाह, यहाँ से उत्तर पश्चिमी अपवाह इधर की तरफ पश्चिम से, और यहाँ प्रति विषुवतीय रेखा दक्षिण विषुवतीय रेखा दक्षिण पश्चिमी अपवाह ये है। दक्षिण में है और पश्चिम से इधर की तरफ बह रही है। महासागरीय धाराओं की सामान्य दिशा। महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण। धारा की दिशा गति एवं आकार के आधार पर कई प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। प्रवाह। जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती। इसके सर्वोत्तम उदाहरण दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हैं। धारा। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। तीसरा, विशाल धारा। जब सागर का अत्यधिक जल धारणीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है। गल्फ स्ट्रीम इसका प्रमुख उदाहरण है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, गर्म धाराएं एवं ठंडी धाराएं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धारा ठंडी होती है। सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक। धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी माना गया है। पहला, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण। महासागरीय कारक। तापक्रम, लवणता, घनत्व एवं बर्फ का पिघलना। तीसरा, बाह्य सागरीय कारक। वायुमंडलीय दाब, पवन, वृष्टि, वाष्पीकरण एवं सूर्यातप। चौथा, धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक। तट की दिशा व आकार, मौसम में परिवर्तन एवं नीतल की स्थलाकृति। महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति मुख्य तेज गति से चलने वाली पवनों के कारण होती है। इसके अलावा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं परिभ्रमण गति, तापमान में अंतर, घनत्व में अंतर, लवणता में अंतर, वायु दाब, वर्षण आदि के सम्मिलित प्रभाव से धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन तत्वों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। महासागरों का जल तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता तथा पीछे छूट जाता है। इससे जल में विपरीत गति उत्पन्न होती है तथा वह पूर्व से पश्चिम की ओर धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। भूमध्य रेखीय धारा इसी कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति का प्रभाव सागरीय धाराओं की दिशा पर भी पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसमें विपेक्षक विक्षेपक बल की स्पष्ट भूमिका है। वायुदाब। जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ जल तल नीचे रहता है, जबकि कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल तल ऊंचा रहता है। इससे ऊंचे जल तल से नीचे जल तल की ओर धाराएं चलने लगती हैं। समुद्र तल पर प्रति वर्ग इंच क्षेत्र पर प्रायः वायु का लगभग 15 पाउंड दबाव पड़ता है। इसके कारण जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। प्रचलित पौने। सागरों के ऊपर चलने वाली पौने अपने साथ जल को बहाकर ले जाती हैं। वास्तव में विश्व की अधिकांश जलधाराएं अस्थायी पवनों का अनुसरण करती हैं। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए व्यापारिक पवनों पूर्व से पश्चिम के कारण, भूमध्य सागरीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। गल्फ स्ट्रीम एवं उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। वाष्पीकरण एवं वर्षा, जिन सागरों में वाष्पीकरण अधिक होता है उनका तल नीचे रहता है, जबकि अधिक वर्षा वाले सागरों का तल अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है, जिससे ऊंचे जल तल से नीचे जल तल की ओर धाराएं चलने लगती हैं। भूमध्य रेखीय जलधाराएं अधिक वर्षा के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय भागों में वाष्पीकरण कम होता है तथा हिम पिघलने से जल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ध्रुवीय भागों से जलधाराएं चलने लगती हैं। विश्व की अनेक धाराएं इसी के कारण प्रवाहित हैं, जैसे लेब्राडोर। घनत्व प्रवणता, जिन सागरों में लवणता कम होती है उनका घनत्व कम होता है, जबकि अधिक लवणता वाले सागरों का घनत्व अधिक होता है, जिससे जल का तल नीचे हो जाता है। फलस्वरूप अपने घनत्व को समान रखने के लिए जल कम घनत्व वाले स्थानों से अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर बहता है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों से चलने वाली जलधाराएं इसका अच्छा उदाहरण हैं। ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य रेखा पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व कम रहता है, इसलिए जल तल ऊंचा रहता है। तापमान में अंतर, अधिक ताप के कारण जल गर्म होकर फैलता है तथा फैलकर आगे बढ़ने लगता है, जबकि कम ताप में जल ठंडा होकर सिकुड़ता है। इस कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलधाराएं चलने लगती हैं। महाद्वीपीय तटीय बाधा, जब जलधाराओं के मार्ग में नुकीले स्थलीय किनारे आ जाते हैं तो जलधाराएं दो भागों में बंट जाती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा ब्राज़ील के सनरॉक के पास टकराकर दो भागों में बंट जाती है। उसकी एक शाखा दक्षिणी गोलार्ध में ब्राज़ील जलधारा की उत्पत्ति का कारण है। कैरिबियाई द्वीपों के निकट भी इस प्रकार कई जलधाराओं का जन्म होता है। धाराओं का प्रभाव एवं महत्व, धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। गर्म धाराएं जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग क्षेत्र के तापमान में कमी लाती हैं, जिससे वहां का मौसम शुष्क व ठंडी हो जाता है। उदाहरण अटाकामा मरुस्थल पेरू धारा के प्रभाव में निर्मित एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती है। उदाहरण के लिए उत्तर अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है, जिनसे वहां पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण हुआ है, जहां वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, जबकि ठंडी धाराएं तटीय उच्च वायुदाब का निर्माण करती हैं, जिससे शुष्क हवाओं के कारण वहां मरुस्थलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बेंगुएला धारा के कारण कालाहारी एवं फॉकलैंड धारा के कारण पैटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ठंडी धाराएं अपने साथ प्लावी हिमशैल लाती हैं, जो ताजे पानी का विशाल भंडार है, परंतु ये हिमशैल जलयानों के लिए खतरा भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए लेब्राडोर धारा द्वारा लाए गए प्लावी हिमशैल से टकराकर टाइटैनिक जहाज ध्वस्त होकर डूब गया था। चौथा, ये धाराएं अपने साथ प्लवकों को भी लाती हैं, जो मछलियों का प्रमुख आहार है। जहां ठंडी व गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं, जहां प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल दशाएं निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए न्यूफाउंडलैंड के समीप ठंडी लेब्राडोर धारा एवं गर्म गल्फ स्ट्रीम के महीने से इस क्षेत्र में ग्रांड बैंक व जाज बैंक जैसे मत्स्यन क्षेत्रों का विकास हुआ है। पेरू के तट पर एंकोवीज मछलियों का वितरण भी पेरू या हम्बोल्ट ठंडी धारा से संबंध रखता है, क्योंकि ये उनके लिए प्लैंकटन लाती है। जब एल नीनो गर्म जलधारा यहाँ प्रभावी होती है तो ठंडी पेरू धारा यहाँ सतह के ऊपर नहीं आ पाती, जिससे मत्स्य उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
जब गर्म एवं ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं तो तापमान के व्युत्क्रमण की दशाएं बन जाने से घने कुहरे की स्थिति बन जाती है, जिससे जलयानों के यातायात में बाधा पहुंचती है। छठा, सागरीय धाराएं समुद्र में विशाल महामार्ग की भांति है, जिसका समुद्री जलयान सामान्यतः अनुसरण करते हैं। गर्म जलधाराओं के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्र के बंदरगाहों पर हिम नहीं जम पाते एवं वे वर्ष भर खुले रहते हैं। उदाहरण, चलिए वो ये पहले देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की धाराएं, ये एशिया है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये अलास्का की धारा ये है, ये क्यूराइल धारा हो गई, यहाँ कैलिफोर्निया की धारा है ये, और सुसीमा धारा है ये, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है ये, एल नीनो धारा है ये, दक्षिण अमेरिका की तरफ पेरू धारा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा उष्ण तथा गर्म होती हैं। क्यूरोसियो जलधारा जापान की काली धारा गर्म, उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म, अलास्का की धारा गर्म जलधारा है, सुसीमा धारा गर्म है, क्यूराइल जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया की धारा भी ठंडी जलधारा है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा भी गर्म है, और हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा ठंडी है, अंटार्कटिका भी ठंडी है, और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा गर्म होता है, एल नीनो धारा गर्म होता है, ओखोटस्क धारा ठंडी होती है। और ये पढ़ लेते हैं, यही देख लेते हैं पहले, नहीं ये पढ़ लेते हैं के लिए उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं उनकी शाखाओं के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के अधिकतर बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। नॉर्वे इस धारा से सर्वाधिक लाभ की स्थिति में रहता है। रूस का मुर्मुस्क बंदरगाह ध्रुवीय प्रदेश में होने के बावजूद इस धारा के प्रभाव के कारण वर्ष भर खुला रहता है। अटलांटिक महासागर की धाराएं ये सब हैं, ये प्रशांत की थी, अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा उष्ण अथवा गर्म, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा उष्ण, फ्लोरिडा की धारा उष्ण, गल्फ स्ट्रीम की या खाड़ी की धारा उष्ण, नॉर्वे की धारा उष्ण, लेब्राडोर की धारा ठंडी, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ठंडी, इरमिंगर धारा भी ठंडी होती है, कनारी धारा भी ठंडी होती है, ब्राज़ील की धारा उष्ण होती है, वेनेजुएला धारा ठंडी होती है, अंटार्कटिका ठंडी होती है, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा उष्ण होती है, रेनेल धारा ठंडी होती है, फॉकलैंड धारा ठंडी होती है, और अंटाइल्स या एंटिलीज धारा गर्म होती है। यानी ये प्रशांत रेखा की धारा, प्रशांत महासागर की धारा है, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। यहाँ देखिए सरगैसो सागर है, रेनील धारा, इरमिंगर धारा, मैं सारी धाराएं लिखी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शीतकालीन धाराएं और ग्रीष्मकालीन धाराएं। ये शीतकालीन धाराएं हैं, देखिए ये भूमध्य रेखा जाती हुई अफ्रीका है, ये उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह, मोजाम्बिक धारा है, ये मेडागास्कर धारा है, और गुलहास धारा है, और ये पछुआ पवन प्रवाह हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। और यहाँ देखिए ये ग्रीष्मकालीन धारा है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि पछुआ पवन प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और यहाँ से दक्षिण विषुवत रेखीय धाराएं भी चल रही हैं। गुलहास की धारा मोजाम्बिक की धारा भी है, इधर मेडागास्कर की धारा है। ये जो है ना शीत धाराएं हैं ये जो है, और ये जो है उष्ण धाराएं हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। ग्रीष्मकालीन धाराएं, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म एवं अस्थायी, और
मोजाम्बिक धारा गर्म एवं अस्थायी। अलगुल्हास की धारा गर्म एवं अस्थायी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी एवं अस्थायी। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म एवं परिवर्तनशील। शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील। सोमाली धारा ठंडी होती है। दक्षिणी हिंद महासागर धारा भी ठंडी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 13। सागरीय जल में तापमान व लवणता। महासागरीय निक्षेप व प्रवाल भित्तियाँ। सागरीय तापमान। तापमान महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। यह सूर्यातप की मात्रा, ऊष्मा संतुलन, सागरीय जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण व संघनन, स्थानीय मौसमी दशाओं आदि द्वारा निर्धारित होती है। तापमान सागरीय धाराओं, समुद्री जीव जंतुओं व वनस्पतियों का निर्धारण करता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य यानी कि लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्यतः सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे एवं न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे देखा जाता है। अगस्त में सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक व फरवरी में न्यूनतम रहता है। सामान्यतः महासागरीय भाग का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। विषुवत वृत्त के समीप का सागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्रमिक ह्रास होता है। विषुवत वृत्त 0 से 10 डिग्री अक्षांश पर वार्षिक तापमान 26 से 88 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि 20 डिग्री व 40 डिग्री व 60 डिग्री अक्षांशों पर यह क्रमशः 22 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री उत्तरीय व दक्षिणी अक्षांशों के बीच एवं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त से दक्षिण में तापांतर लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तापांतर की सर्वाधिक मात्रा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में न्यू फाउंडलैंड के समीप लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत में व्लादिवोस्टोक के समीप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होती है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवन महासागरों के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म रखते हैं। गहराई बढ़ने के साथ साथ सागरीय जल के तापमान में कमी आती है, परंतु तापमान की यह ह्रास दर सर्वत्र एक सी नहीं होती। लगभग 100 मीटर की गहराई तक सागरीय जल का तापमान धरातलीय तापमान के लगभग बराबर होता है। 1800 मीटर की गहराई पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से घटकर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है, जो 4000 मीटर की गहराई पर घटकर लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण। अक्षांश सतह का तापमान डिग्री सेल्सियस में 0 से 10 डिग्री लंबवत वितरण 26.88 डिग्री सेल्सियस 0 से 10 डिग्री अक्षांश पे, और 10 से 20 डिग्री अक्षांश पे 25.60 का तापमान रहता है, सतह का तापमान रहता है डिग्री सेल्सियस, और 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे 23.90 डिग्री सेल्सियस, 30 से 40 डिग्री अक्षांश में 20.30 डिग्री सेल्सियस तापमान, और 40 से 50 डिग्री अक्षांश पे 12.94 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, और 50 से 60 डिग्री अक्षांश पे 50 से 60 डिग्री अक्षांश पर 8 से 9.4 रहता है, 8.94
डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गहराई, अच्छा गहराई 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गहराई 0 अक्षांश पर 26.86, 100 डिग्री अक्षांश पर 18.57 मीटर। ये उतना समझ में नहीं आ रहा, छोड़िए इसको। सागरीय लवणता, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 30% पर क्या बोलते हैं, पैरिटी बोलते हैं ना शायद, वो जल का क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन मापते हैं ना जल को, जल की शुद्धता को जब मापा जाता है तो 30 ग्राम लवण प्रति 1000 ग्राम जल में। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा आइसोलाइन कहते हैं। एवं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त से दक्षिण में तापांतर लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तापांतर की सर्वाधिक मात्रा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में न्यू फाउंडलैंड के समीप लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत में व्लादिवोस्टोक के समीप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होती है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। इसी प्रकार शीतोष्णकटिबंध में पछुआ पवन महासागरों की पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म रखती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ सागरीय जल के तापमान में कमी आती है, परंतु तापमान की यह ह्रास दर सर्वत्र एक सी नहीं होती। लगभग 100 मीटर की गहराई तक सागरीय जल का तापमान धरातलीय तापमान के लगभग बराबर होता है। 1800 मीटर की गहराई पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से घटकर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है, जो 4000 मीटर की गहराई पर घटकर लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण अक्षांश 0 से 10, 20 वितरण हो जाता है। ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। लवणता या खारापन को लवणता मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। 30% लवणता को लवणता की सीमा रेखा माना जाता है। सागरीय लवणता का प्रभाव लहर धाराओं, तापमान, मछलियों, सागरीय जीवों, प्लैंकटन आदि पर पड़ता है। अधिक लवणयुक्त सागर देर से जमता है। लवणता के अधिक होने पर वाष्पीकरण न्यून होता है तथा जल का घनत्व बढ़ता जाता है। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डी टिमार ने सागर में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। लवण के प्रकार मात्रा प्रतिशत में सोडियम क्लोराइड 77.8, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम सल्फेट 2.5, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2, यानी कि कुल 100% ये लवण मतलब पाए जाते हैं। सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 77.8, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए देखिए, सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक पाया जाता है, यहाँ बना के दिखाया गया है डायग्राम।
सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। लवणता की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि प्रमुख हैं। सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक। सामान्य रूप से वर्षा के कारण लवणता घटती है, जबकि वाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। बड़ी नदियों का जल महासागरों में आने पर तटीय जल की लवणता में कमी होती है। सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में कमी आती है। उच्च वायुदाब एवं प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण लवणता में वृद्धि होती है। उच्च अक्षांशों पर सागरीय जल के जमने हिम के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। प्रचलित हवाओं एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय भिन्नता आती है। विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा 33% से 37% के बीच रहती है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है, परंतु प्रत्येक महासागर, झील आदि में लवणता की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख हैं, परंतु नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है, जबकि सागरीय लवणों में सोडियम क्लोराइड लगभग 78% होता है। नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड मात्र 2% होता है, पर वस्तुतः नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की अधिकांश मात्रा का सागरीय जीव तथा वनस्पतियां प्रयोग कर लेती हैं। लवणता का वितरण। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर सामान्य लवणता मिलती है, क्योंकि यहाँ होने वाली अत्यधिक वर्षा यहाँ की लवणता को कम कर देती है। यद्यपि यहाँ उच्च वाष्पीकरण होता है। उच्चतम लवणता उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों व दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। लवणता की लंबवत वितरण में भी भिन्नता देखी जाती है। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में 200 फैदम तक लवणता बढ़ती है, फिर घटने लगती है। भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है, पुनः अधिक गहराई में जाने पर घटने लगती है। अंतर्देशीय सागरों तथा झीलों में लवणता। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता 170% पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद खारी झील में लवणता 220%, जॉर्डन के मृत सागर में 238% तथा टर्की के वान झील में 330% है। प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रीफ्स, ये अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतःसागरीय स्थलाकृतियाँ हैं, जिनका निर्माण मूंगा व कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थिपंजरों से हुआ है। ये चूना प्रधान चट्टानें हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है। अधिक लवणता व पूर्ण स्वच्छ जल दोनों ही इनके विकास के लिए नुकसानदेह हैं। प्रवाल के समुचित विकास के लिए सामान्य सागरीय लवणता 25 ppb से 30 ppb अवसाद मुक्त जल तथा 20 डिग्री से 25 डिग्री औसत तापमान की आवश्यकता होती है।
सागरीय तरंगें व धाराएं प्रवालों के विकास के लिए लाभदायक हैं। प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं। तटीय प्रवाल भित्ति, यह तट के साथ साथ बनी प्रवाल भित्तियां हैं। उदाहरण के लिए भारत में मन्नार की खाड़ी, यूएसए में दक्षिणी फ्लोरिडा आदि। सागर तल स्थल। अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका, ये तट से कुछ दूर पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां हैं। इनमें बीच के भागों में लैगून झील पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समीप स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल रोधिका है। यह 1200 मील की लंबाई में फैला हुआ है। प्रवाल वलय या एटॉल, यह किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्तियों द्वारा चारों ओर से घेरे हुए होता है, जैसे फिजी एटॉल, फुनाफटी एटॉल आदि। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। डार्विन का अवतरण सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेविस ने अपनी पुस्तक द कोरल रीफ प्रॉब्लम में प्रवाल भित्तियों से संबंधित 12 सिद्धांतों का विवेचन कर डार्विन के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त बतलाया, परंतु उसे डेली के सिद्धांत के साथ मिलाकर देखने का समर्थन किया। प्रवाल विरंजन, प्रवाल जीवों का जुजैनथले नामक सूक्ष्मदर्शी शैवालों से सहजीवी संबंध होता है। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा इनसे प्राप्त पोषक पदार्थों से प्रवालों के विकास में मदद मिलती है। परंतु जब तापमान वृद्धि, एल नीनो परिघटना, अवसाद व गाद जमा होने, समुद्री प्रदूषण व प्रवालों में संक्रामक रोग होने से जुजैनथल शैवाल समाप्त होने लगते हैं या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है, तो शैवाल का रंग श्वेत हो जाता है, जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। यह अंततः प्रवाल विनाश की दशा का निर्माण करते हैं। प्रवाल विरंजन की घटना का अल्फ्रेड मेयर द्वारा वर्ष 1919 में ही अवलोकन कर लिया गया था, परंतु इस प्रक्रिया द्वारा घटना के प्रति विश्व के विज्ञानियों का ध्यान वर्ष 1998 में आकर्षित हुआ, जबकि केन्या तट के पास तथा हिंद महासागर के द्वीपों यथा अंडमान, मालदीव, लक्षद्वीप आदि के 70% से अधिक प्रवालों की मौत हो गई। वर्ष 1997-98 में आया एल नीनो परिघटना के कारण पूरे विश्व में प्रवाल विरंजन की अभूतपूर्व घटनाएं हुईं, जिनमें प्रवाल भारी मात्रा में नष्ट हो गए। इसे प्रवाल कैटास्ट्रॉफे या प्रवाल विनाश की संज्ञा दी गई। भूमंडलीय ताप वृद्धि को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है। समुद्री सतह के तापमान बढ़ने, सौर विकिरण, गाद जमा होने, प्रवालों में ब्लैक बैंड रोग व कोरल प्लेग, जेनोबाइटिक्स, उपावयव यानी सब एरियल प्रकटीकरण, अकार्बनिक पोषक तत्वों, मीठे जल के संपर्क के कारण जल की सांद्रता कम होने, एपिजूटिक्स सहित प्रवाल पर्यावरण में मानव जनित और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण प्रवाल भित्ति का विरंजन होता है। प्रवाल विनाश को रोकने के लिए तापमान वृद्धि व समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक है। वायुमंडल संघटना